हेलो दोस्तों, सैनिक आर्टिया यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर आर्ट ट्रेड के लिए जो मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछते हैं या इस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों पर थोड़ा हम विचार करते हैं। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं हम। तो पहला प्रश्न कह रहे हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होता है। तो पहले तो हम ये समझें कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होते हैं या डिग्री को रेडियन में बदलते कैसे हैं, डिग्री या उसी कौन से कहते हैं। तो देखिए पहले डिग्री को हम रेडियन को समझे। रेडियन होता है क्या, ये किसी वृत्त, अगर कोई बड़ा वृत्त है तो इस वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वह कोण आपका रेडियन में होता है। लिखने को तो हम अंश में भी लिख सकते हैं, डिग्री में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो रेडियन का जो उत्पत्ति हुई जो है, रेडियन का जो कोण नापा गया जो है वह ऐसे होता है। थोड़ा इसको समझिए। हम क्या कहें, हम कहते हैं भाई कि अगर कोई वृत्त है और अगर इस वृत्त का अगर हम कहते हैं कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाए, इसकी जो वृत्त का सेंटर रेडियस आपका है, वृत्त की त्रिज्या जो हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं कि अगर वृत्त के चाप की माप भी अगर 5 सेंटीमीटर हो, हम एक वृत्त का चाप या ए भी ले लें, और अगर इस वृत्त के चाप की वैल्यू भी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये चाप केंद्र पर जो कोण बनाएगा वही कोण हमारा क्या होता है, 1 रेडियन होता है। फिर से इस बात को हम समझे, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को हम रेडियन में व्यक्त कर सकते हैं, वही कोण रेडियन द्वारा दर्शाया जाता है। होता क्या है, किसी वृत्त के त्रिज्या के माप के बराबर, जैसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या अगर 5 है तो इस वृत्त का एक चाप लें, इस चाप का लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही हो, तो यह 5 सेंटीमीटर चाप का जो है केंद्र पर जो कोण बनेगा, यह कोण जो होगा आपका क्या होगा, 1 रेडियन। अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये जो चाप लें अगर वो 10 सेंटीमीटर का हो तो कोण कितना होगा आपका, 2 रेडियन का होगा। अगर हम कह दें कि अगर आपका ये जो चाप है अगर इसकी लंबाई जो आपका कितना 15 सेंटीमीटर हो, तो ये चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा ये कितना होगा, 3 रेडियन होगा। मतलब वृत्त के त्रिज्या पर निर्भर करेगा उसका रेडियन वाला कोण। जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो, एक वृत्त की त्रिज्या हमारी r हो, तो अगर हम कह रहे हैं कि अर्धचाप द्वारा, अर्धचाप मतलब इस वृत्त के आधे चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा, तो कोण जो बनेगा वो कितना रेडियन का होगा। तो अगर हमें बात करें जो है तो जानते हैं कि अर्धचाप की जो माप होगी इसके अर्ध परिमाप के बराबर, तो अर्ध परिमाप कितना होगा आपका, पाई आर हो जाएगा। अब पाई आर है तो आपका चाप हो गया। त्रिज्या कितनी आपकी है, आर, तो अगर हम कहते कोण की बात करेंगे तो कोण कितना होगा, कोण बराबर होगा हमारा चाप बटे त्रिज्या, ये हमारा होता है आपका। यहाँ से चाप कितना है, अर्धवृत्त के लिए अर्धचाप के लिए जो इसकी चाप की वैल्यू होती है ये पाई आर होता है। पूरे वृत्त के लिए जो चाप होता है उसके परिधि के बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये कितना होगा आपका, चाप होगा पाई आर बटे त्रिज्या कह देंगे, आर कट जाएगा, अर्थात कितना होगा, जो कोण होगा वो कितना होगा आपका, पाई रेडियन हो जाएगा। और हमें जानते हैं कि ऋजुरेखी जो कोण वो डिग्री में जो बनता है वो 180 अंश का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। और यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो ये ऋजुरेखी कोण जो यहाँ बन रहा है आपका, ये रेडियन में वैल्यू कितनी आपकी पाई हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 180 अंश हमारा जो होता है वो कितने अंश के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन। तो अब ये बताइए कि एक अंश में कितना होगा, पाई अपान 180 अंश। ऐसे समझिए, हम कहते हैं भाई 100 किताब का दाम अगर आपका जो है 500 रुपए है, एक किताब का दाम कितना होगा, क्या करेंगे, 100 का इसमें भाग कर दो, 500 भागे अगर हम 100 कर देंगे एक किताब का दाम मिल जाएगा। इस तरह देखिए यहाँ पर 180 अंश हमारा पाई रेडियन के बराबर है, तो एक अंश कितना होगा या एक डिग्री कितना होगा, पाई अपान 180। तो देखिए पहले इसमें जो विकल्प दे रहा है आपका, पहले का जो है इससी सही है, एक डिग्री जो होता है आपका ये कितना के बराबर होता है, पाई अपान 180 अंश के बराबर होता है। ये आपका जवाब सही है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की बात करें, अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कास थीटा किसके बराबर होता है। आपका प्रश्न ये है, फिर सुनिए एक बार आओ, कास थीटा किसके बराबर होता है।
तो यहां से हम बात करेंगे कि पहला दिया है कर्ण बटे आसन्न भुजा, पहला विकल्प है। दूसरा क्या है आसन्न भुजा बटे कर्ण। तीसरा क्या है विपरीत भुजा बटे कर्ण। और हमारा डी क्या है आपका कर्ण बटे, सॉरी ये सही नहीं है, हम ट्रिक नहीं मार रहे हैं, ये तो बस प्रश्न को पढ़ रहे हैं। मतलब ये चार विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से बताना कि काश थीटा इसमें से किसके बराबर होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम बात समझिए। देखिए आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, 9-10 की क्लासों में लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें त्रिकोणमिति 6 होते हैं यहाँ पे, जिसमें पहला होता है साइन थीटा, और वहां पढ़ते क्या है साइन थीटा बराबर पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण। हम जो 9-10 में पढ़ते हैं वहां पर इसी नाम से पढ़ते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कास थीटा हमारा जो होता है ये होता है आधार बटे कर्ण। और तीसरा हमारा होता है टेन थीटा बराबर ये होता है आपका लंब बटे आधार। और चौथे की बात करेंगे हम, काट थीटा होता है जिसको लिखते हैं आधार बटे लंब। और पांचवा हमारा होता है सेक थीटा। सेक थीटा हमारा जो होता है कर्ण बटे आधार के बराबर होता है। और छठा जो हमारा होता है ये होता है कोसेक थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं कर्ण बटे लंब। एक सूत्र आप पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध ऐसा होता है। अब थोड़ा सा बात समझिए, हम लंब कर्ण आधार की बात करेंगे तो ये सदैव एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नाम है। जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो जाए, एक कोण 90 डिग्री का बन जाए, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अगर इसमें किसी एक न्यून कोण को हम थीटा मान लें तो थीटा के बाद समझिए इसमें भुजाओं का नाम क्या होता है। अब थीटा की बात करेंगे तो ऐसे भाषा में ना, थीटा के जो सामने है उसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं हम? लंब। जिस भुजा के साथ ये जो है कोण बनता हो उसे हम बोलते हैं आधार, आधार कहते हैं। और यह हमारा जो कोण होगा इसे हम क्या कह देंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। बट हमें यहाँ पर लंब कर्ण आधार नहीं कहकर कर्ण का नाम तो दिया है, कर्ण है, लेकिन इसमें आसन्न भुजा और विपरीत भुजा कह दिया है। देखिए आसन्न जैसे हम कहें थीटा के लिए, तो थीटा के लिए कर्ण तो एसी आपका है। इस आधार को हम आसन्न भुजा कहेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा के साथ ये भुजा क्या है, थीटा के साथ बन रही है। तो जो यह कोण थीटा जिस भुजा से मिलकर बने, कर्ण एक तो कर्ण है, कर्ण के अलावा हमारा जो बन रहा भुजा जो है इसको हम आधार को इस थीटा के लिए बोल देंगे आसन्न। क्या कह देंगे हम? आसन्न भुजा कह देंगे, आसन्न भुजा। और लंब को हम कह देंगे विपरीत भुजा, क्योंकि इसके ठीक अपोजिट है, उल्टा है, इसको बोल देंगे विपरीत भुजा। तो अब देखिए अगर हम यहां से कहेंगे तो कास थीटा का फार्मूला हमारा क्या होता है, अभी हमने बताया है, ये फार्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सारे सूत्र में लिख दिया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो अगर यहां से हम देखें तो अगर हम यहां से बात करें अगर कास थीटा का, तो कास थीटा बराबर हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये देखिए आप। और आधार को हम क्या कह देंगे? आसन्न भुजा कह देंगे, आसन्न भुजा। और बटे क्या कह देंगे हम? कर्ण। तो हमारा नाम कर्ण ही है। तो इसका मतलब इसमें से कौन सही होगा आप देख लीजिए, आसन्न भुजा बटे कर्ण, ये आपका सही है, आसन्न भुजा बटे कर्ण। ये आपका दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया, हमारा दूसरे सवाल का आंसर मिला हमें। अब इसी में देखिए तीसरे प्रश्न की जवाब की बात करें, सेम उसी पर काम करेंगे हम। साइन थीटा किसके बराबर होता है? पहला विकल्प क्या है? विपरीत भुजा बटे कर्ण। दूसरा विकल्प क्या दिया है? कर्ण बटे विपरीत भुजा। तीसरा भुजा विकल्प क्या दिया है? आसन्न भुजा बटे कर्ण। और चौथा दिया आपका विकल्प आपका कर्ण बटे आसन्न भुजा। तो हम देखें यहां से बात करें, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण। और लंब को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? विपरीत भुजा कहते हैं। थीटा के लिए सम्मुख भुजा है जो सामने, जिसको विपरीत भुजा कहते हैं। तो हम यहां से क्या कह देंगे? साइन थीटा हमारा क्या होगा? विपरीत भुजा, विपरीत भुजा। और बटे क्या कह देंगे? कर्ण। अर्थात
तीसरे प्रश्न के लिए हमारा जो आपका दिया गया है इसका विकल्प ए सही है, विपरीत भुजा बटे कर्ण। ये हो गया आपका विकल्प। तीसरे वाले का एक पहला विकल्प सही है आपका, विपरीत भुजा बटे कर्ण कह देंगे इसे हम। और चले इसी से हम चौथे प्रश्न की बात करें, tan थीटा किसके बराबर होता है? इसमें देखिए 4 विकल्प दिया गया आपका, विपरीत भुजा बटे कर्ण, आसन्न भुजा बटे कर्ण, विपरीत भुजा बटे आसन्न भुजा, आसन्न भुजा बटे विपरीत भुजा। तो वही काम यहाँ से करें हम। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा इसमें देखें, लंब को हम विपरीत भुजा कहते हैं, हो जाएगा विपरीत भुजा, विपरीत भुजा बटे आधार। आधार को हम क्या कहते हैं, आसन्न भुजा कहते हैं, आसन्न भुजा। यहां से हमारा क्या बन जाएगा, tan थीटा किसके बराबर होगा, विपरीत भुजा बटे आसन्न भुजा। कौन सही है आपका, ये विकल्प नंबर सी सही है आपका। तीसरा वाला इसका विकल्प ठीक है। ये हमारे प्रश्न रहे जो है। और प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न की बात करें, क्या tan थीटा का मान क्या होगा यदि sin थीटा बराबर 4/5 हो। तो देखिए sin थीटा बराबर 4/5 देकर अगर tan का मान पूछेगा तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चूंकि त्रिकोणमिति हम समकोण त्रिभुज से, अनुपातों का मान समकोण त्रिभुज से रखते हैं, तो इसलिए पहले हम समकोण त्रिभुज बना लें। इस समकोण त्रिभुज को हम ABC दे दें, इसमें कोण भी 90 अंश है। अब देखिए sin थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे, हमने भी ऊपर लिखा था, sin थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण का मतलब क्या हुआ, यहाँ लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। हम ये कह देंगे लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये हमारा होता है आपका। तो यहाँ कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। आधार आपको AB निकालना है, पता नहीं मुझे, लंब मुझे मिला है कितना है 4 का स्क्वायर। और यहाँ से करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 तो 5 × 5 = 25 हो गया। AB का मान निकालना ही है तो AB स्क्वायर हमने लिख लिया और 4 का वर्ग कर देंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे हम तो AB स्क्वायर क्या होगा आपका 25 - 16, इसको पक्षांतर कर दिया हमने इधर, तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो AB बराबर कितना होगा, करड़ी में 9 होगा। तो AB का मतलब, करड़ी का मतलब क्या होता है 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल आपका 3 होगा। तो AB का मान आपका 3 हो गया। हमें पूछा किसका मान, साइन का मान दे करके tan का मान पूछा है, तो हम tan थीटा लगाएंगे। तो tan का सूत्र अभी ऊपर हमने लिखा था, उसको देखें आप। तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे के आधार होता है, हमने गलत लिखा, लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ से देखें हम, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना यहाँ दे रहा है आपका 4 है, आधार कितना है आपका 3। tan थीटा बराबर क्या होगा 4/3, अर्थात इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर डी सही है। अब हम आगे बात करते हैं, थीटा का मान होगा यदि sin थीटा बराबर करड़ी में 3/2 है। तो हम चले, हम आगे बात करें, सवाल नंबर 6 पे बात करें। कह रहा है क्या दिया आपका, कह रहा है थीटा का मान क्या होगा यदि sin थीटा का मान करड़ी में 3/2 है। तो इसमें दिया 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। थोड़ा सा हम देखें यहाँ से, sin थीटा बराबर करड़ी में 3/2, sin थीटा बराबर करड़ी में 3/2 दिया, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि sin कितने अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। थोड़ा सा मान रखें, हम यहाँ थोड़ा सा लिख लें। अब चार्ट में या पीछे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से चार्ट देखेंगे तुम्हें उसमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से sin 0 का मान 0 होता है, थोड़ा मानों को लिख दे रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं, हम sin 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। तीसरी हम बात करें, sin 45 अंश का मान तो ये होता है 1/2 होता है। चौथा बात करें, sin 60 अंश की बात करें तो ये करड़ी में 3/2 होता है। और हम पांचवा बात करेंगे sin 90 अंश का मान की बात करेंगे
तो साइन 90 अंश 1 होता है। ये साइन 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के कोणों का मान इस प्रकार होता है। इसको त्रिकोणमिति टेबल से ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल होता है उसमें खोजेंगे, मिल जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए कर्णी में 3/2 दिया हुआ है, तो हम देखें साइन कितने अंश का मान कर्णी में 3/2 होता है, साइन 60 अंश का मान। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन 60 अंश। अब यहाँ से देखिए थीटा का मान कितना बनेगा, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो थीटा का मान 60 अंश आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसमें विकल्प कौन सही, इसका सी सही है। वैसे हम बात करते हैं देखें tan के लिए, तो tan का भी मान हम लिख लें, tan 0 0 होता है, tan 30 आपका जो होता है 1/3 होता है, tan 30 अंश का मान, tan 45 का मान 1 होता है। थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, tan 45 का मान आपका जो है 1 होता है, सॉरी tan 30 का मान 1/3 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 का जो मान होता है वह कर्णी में 3 होता है, और tan 90 की वैल्यू जो होती है अपरिभाषित, या इसी को दिखाते हैं ऐसे लिखते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ से थोड़ा कंपेयर करें हम, हमें क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है tan 45 अंश का मान होगा। तो देखिए ये थोड़ा सा मान आप टेबल से याद रखेंगे तो जब आप तुरंत दे देंगे आप। tan 45 का मान कितना होता है आपका 1, तो इसका भी विकल्प सी सही है। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें देखिए साइन के लिए, साइन 30 अंश का मान कितना होगा। अभी देखो हमने लिखा है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। थोड़ा इसको त्रिकोणमिति सारणी से इन मानों को भी याद रख लेंगे, तुरंत मान दे देगा, और परीक्षा में सब पूछे जाते हैं, थोड़ा सा याद रखें आप इस चीज को। तो इसका भी जवाब दे दें हम, साइन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2। इसका कौन सही है, पहला सही है आपका। और इसमें देखें दिए गए चित्र में थीटा कोण कितना होगा, थोड़ा इसको निकालें हम। चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी से हम निकाल देते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए चित्र को देखें तो इसका मान पूछा कितना, कोण थीटा। सारी चित्र अधूरा है, हमने चित्र पूरा बनाया नहीं, चित्र को हम पुनः सही से बना लेते हैं। हाँ ये दिया है, इसको देखिए लिखा है 100 कर्णी में 3 लिखा है, और ए लिखा आपका 100। अब चित्र कंप्लीट हुआ। यहां से देखें तो यहां से क्या होगा आपका, अगर यहां से हम लगाएं, यहां से tan थीटा लगा लें, tan थीटा कितना होगा आपका, लंब बटे आधार होगा। लंब कितना हुआ आपका 100 कर्णी में 3। चित्र देखें यहां से, थीटा है तो थीटा के सामने जो है इसको हम लंब कहते हैं, तो कितना दे रहा है 100 कर्णी में 3 बटे आधार कितना है 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा कितना होगा कर्णी में 3। और अभी हमने लिखा है tan कितने अंश का मान कर्णी में 3 होता है, तो tan 60 अंश का मान आपका कर्णी में 3 होता है। इसका मतलब यहां से हम क्या लिख देंगे, tan थीटा बराबर tan 60 अंश, 60 अंश यहाँ से तुलना करेंगे तो थीटा का मान 60 अंश आ जाएगा। इसका मतलब इसमें कौन सही है, इसका भी सी ही सही है। और देखिए थोड़ा से लास्ट जो प्रश्न आपका 10वां प्रश्न है, एक आंख की सतह से ऊपर देखने पर क्या टर्म है, मतलब कौन सा कोण बनता है। तो एक बात हम थोड़ा समझाएं, अगर कोई व्यक्ति है और यहां से अगर वो देखता है, अगर ये नेत्र यहाँ उसका अपने आंख से वो देख रहा है किसी वस्तु को, तो देखिए उसके आंख से खींची गई क्षैतिज रेखा के ऊपर तरफ अगर कोई वस्तु को देखा है, यहाँ पर कोई ऊपर कोई वस्तु है, अगर इसको ये देख रहा है तो इस पर जो एक कोण बनाएगा, इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, मतलब ऊपर की तरफ जो कोण बनता है उन्नयन कोण बनता है। और कोई दर्शक का आंख यहाँ पर है, देख यहाँ से रहा है, ये दर्शक की आंख है, और वस्तु उसके आंख से खींची गई क्षैतिज रेखा, कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा से वस्तु नीचे हो, तो उस समय उस वस्तु और क्षैतिज रेखा दोनों रेखाओं को मिलाने के बीच में जो नीचे की तरफ जो कोण बनेगा इसे बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो यहां से देखें हमसे पूछा गया है आंख की सतह से जो तल है, आंख का जो क्षैतिज तल है उससे क्या कह रहा है, ऊपर देखने के लिए ऊपर की तरफ देख रहा है, तो कह रहा है इसके बीच में कौन कोण बनेगा, इसका नाम कौन होता है, उन्नयन कोण। तो ये हमारे 10 प्रश्नों का एक सीरीज रहा, इसको थोड़ा सा आप देखें, तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है, उन्नयन कोण। तो ये कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।